प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान हमने खास तौर से व्यवस्था की है कि प्रधानमंत्री जहां जहां, हालांकि 22 कार्यक्रम हैं उनके और उन सब की शुरुआत आज सुबह से ही हो चुकी है, जब वो टेराकोटा जहां पर वॉरियर्स है और उन वॉरियर्स के मद्देनज़र चीन एक अपनी पुरानी पहचान को समेटे हुए है, उसको देखने वहां पर पहुंचे और उसके बाद वो एक मंदिर जाएंगे, फिर पैगोडा जाएंगे, राष्ट्रपति के गांव जाना है। ये सारी एक प्रक्रिया है जो आज दिन भर चलेगी और उसके बाद फिर बीजिंग आना, वहाँ पर समझौतों की दिशा में बढ़ना, दोनों देश के भीतर और बाहर जिस रूप में दुनिया देख रही है इस समझौते के क्या मायने हैं या फिर आने वाले वक्त में सामरिक दृष्टिकोण से किस दिशा में जा सकते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत हिस्टोरिकली दोनों देशों के बीच के संबंधों को अगर पुराने सभ्यताओं से इतर अब के दौर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामरिक महत्ता बढ़ी है, लेकिन अब के दौर में आर्थिक संबंध कितने प्रगाढ़ होने चाहिए इस दिशा में भी दोनों देश कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन चीन को लेकर या चीन भारत को लेकर या चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर और चीन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी जिस पहचान को जी रहा है उसमें भारत किस रूप में आगे बढ़ेगा, इस पर सबकी नज़र जरूर है। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जो कि कई मायनों में चीन को लेकर इसके पहले जो भी नज़रिया रहा है वो बहुत साफ तौर पर उभरा है, चूँकि जो धारा रही है कांग्रेस से इतर बीजेपी की धारा रही है, जो आरएसएस की धारा रही है। और हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राकेश जी, हम लोग लगातार चर्चा इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध किस दिशा में कैसे जाएंगे और ख़ासतौर से जिस इलाके में गए हैं वो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण विकास की मदद। लेकिन एक सवाल यहाँ पर तुरंत आपसे है कि 1962 के युद्ध के दौरान ही जो आरएसएस ने काम किया उसके बाद नेहरू ने भी मान्यता दी और 26 जनवरी को नज़र भी आए आरएसएस के लोग। सवाल यह है कि एक लंबी प्रक्रिया में चीन की विस्तारवादी नीति भारत को परेशान करती रही है। क्या मौका यह है कि अब आर्थिक तौर पर संबंध बनाए जाएं, भारत सॉफ्ट होकर निकल कर सामने आए और चाइना भी, या चाइना को आप हार्ड ही स्टेट मानते हैं अभी? देखिए, भारत चाहे नेहरू का युग हो या मोदी जी का युग हो, भारत ने हमेशा सॉफ्ट अप्रोच अपनाया है। लेकिन आज जो दिक्कत क्या है कि मोदी जी की यात्रा के पहले ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक जूनियर फेलो ने, एक जूनियर व्यक्ति से एक लेख लिखवाया जाता है जिसमें मोदी जी की अरुणाचल यात्रा का विरोध किया जाता है। इसका अर्थ है कि चाइना का भारत के प्रति जो दृष्टि है, जो परंपरागत दृष्टि है, उसमें कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है। तो आज सवाल उठता है कि उस चाइना की नीति को कैसे हम बाध्य करें कि चाइना परिवर्तित हो। एक रास्ता युद्ध का है, दूसरा रास्ता विमर्श का है। तो मुझे लगता है जो कूटनीतिक तौर पर मोदी जी कर रहे हैं, जापान को इंगेज करना, अमेरिका से संबंध को प्रगाढ़ करना, जिससे चाइना यह महसूस करे कि भारत के साथ वो परंपरागत यदि नीति अपनाता है, खास करके इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर, इसकी सीमाओं को लेकर, तो भारत फिर एक नए रास्ते की तलाश करेगा। सिर्फ आर्थिक संबंध के आधार पर मुझे नहीं लगता है कि इन समस्याओं का समाधान होगा। इसके प्रति चीन को एक गंभीर संदेश देने की जरूरत है और चीन को यह बताने की जरूरत है, कम से कम जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो तो है, चीन उसका एक्सटेंशन कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की ओर आ रहा है। अब अरुणाचल को लगातार पिछले 10 साल से, देखिए आपको याद होगा, ये जो आप एक मिनट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक भारत में पावर शिफ्ट भी हुआ है, चेंज आया है। भीम अफजल साहब, कांग्रेस की पूरी फिलॉसफी चीन को लेकर जो रही वो देश के सामने है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर एक दूसरी विचारधारा आ गई, बीजेपी सत्ता में है, क्या आपको लग रहा है कि चीन को लेकर जो हमारी नीति थी वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कुछ चेंज आना चाहिए या आएगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, आप लोग का क्या नजरिया है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ ना कुछ हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो एक देश की नीति शुरू से चली आती है उससे एकदम किसी के लिए भी हटना, चाहे वो नीति कमज़ोर भी रही हो, चाहे कमज़ोर हो या चाहे पावरफुल रही हो, उसको बहुत ज़्यादा बदलने की गुंजाइश कम होती है, चूँकि हमें पूरी एक हिस्ट्री साथ लेकर के चलना होती है। मेरा ये मानना है कि चाइना के ताल्लुक से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, 22 प्रोग्राम मोदी जी के लगे हुए हैं, हमको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जैसा अभी राकेश जी ने कहा, कल वहाँ एक आर्टिकल छपा और ये बात है बिल्कुल कि आर्टिकल छपा नहीं है बल्कि ये छपवाया गया है और ख़ास तौर पर पार्टी का ही वो मेरे ख्याल से पेपर है, ग्लोबल टाइम्स जो आई थिंक वो है ना, स्टेट के द्वारा है, एग्जैक्टली, हाँ, राज्य इसको हाँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ परसुन जी कि ये जो दौरा जैसे शुरू हुआ है और जिसको आप कहते हैं कि पर्यटन, ख़ास तौर पर जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से दौरा शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में सियासी दौरे काम से शुरू होने चाहिए और टूरिज़्म बाद में आना चाहिए। लेकिन बहरहाल
कुछ सोचा गया होगा। कुछ सोचा गया होगा जब आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज होती है झटके में। ऐड करूंगा कि देखिए चाइना को ये संदेश चला गया है कि वो नेहरू के साथ नहीं मोदी के साथ बात कर रहे हैं। और जो पार्टी साथ, जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि सत्ता का शिफ्ट सिर्फ दो पार्टियों का शिफ्ट नहीं है, एक आइडियोलॉजी का शिफ्ट है, जिस आइडियोलॉजी की चाइना के प्रति खास दृष्टिकोण, खास मूल्यांकन रहा है। तो आज चीन को उसके साथ बात करनी है जिस विचारधारा के साथ एक राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है और कठोर राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ, हार्ड स्टेट की बात स्वयं संग करता है। इसलिए चीन अब उस तरह से नेहरू के साथ जैसा बर्ताव किया या राजीव गांधी के साथ किया, मनमोहन सिंह के साथ किया, वैसा बर्ताव करने की स्थिति में नहीं है। राजीव डोगरा जी भी हमारे से जुड़े हैं। राजीव डोगरा जी, ये सवाल वाकई है कि दोनों अगर स्ट्रेटेजिकल राइवल्स ही हैं एक दूसरे के इस क्षेत्र में, तो फिर रास्ता आगे बनेगा कैसे? और रास्ता सिर्फ क्या व्यापार और आर्थिक संबंधों के जरिए बढ़ता है? देखिए, आपके सवाल का जवाब आप ही के स्टूडियो में भी मिला और अंजना ने भी दिया। अंजना ने वो बताया जो उनको कैमरा दर्शा रहा था, जो उनकी आंखें देख रही थी। वो रियलिटी है चाइना की जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत डेवलप्ड हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम मॉडर्न हैं। ये एक तरफ है। और स्टूडियो में आपकी जो बात हुई डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी वर्सेस सिंगल पार्टी रूल वगैरह, ये कब से यही विवाद चला आ रहा है। और साथ में स्टूडियो के आपके वार्तालाप में ये भी इशारा किया गया कि जो कैमरा दिखा रहा है वो शायद वास्तविकता सब जगह चाइना में नहीं है। विलेजेस सारे एक तरह से डेवलप नहीं हैं और चाइना में कई त्रुटियां भी हैं राजनीतिक तरीके से और सोशल तरीके से, जिनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। एक गेस्ट ने आपके यूगर की तरफ भी इशारा किया। तो ऐसा नहीं है कि चाइना एकदम स्टेबलाइज हो गया, ऑल पावरफुल हो गया है। अगर वो होता तो अब तक शायद इंडिया चाइना इक्वेशन भी और खतरे में होती। तो आपका जो सवाल है उसका मैं आंसर इस तरह दूंगा कि एक तो चाइना और इंडिया में जो डिफरेंस है नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के ज़माने के बाद अब और बड़ा है। चाइना हमसे काफ़ी आगे बढ़ चुका है, चाहे वो इकोनॉमी हो या स्ट्रेटेजिक पावर हो। हमको अब काफ़ी समय लगेगा उनको कैचअप करने के लिए। तो ये कहना कि दो बड़ी शक्तियां हैं हम और दो बराबर की शक्तियां हैं, मेरा ख्याल ये वास्तविकता से जरा नहीं। हम डोगरा जी इसके जरा हम जरा सा जी डोगरा जी हम जरा सा इसको हम जरा एक एशिया के क्षेत्र में विस्तार जरा सा इस पे लाते हैं। चिराय साहब, डोमिनेंट पावर एशिया में चाइना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और साउथ एशिया में भारत भी अनडिस्प्यूटेड रीजनल लीडर है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके क्या ये माना जाए कि चेक एंड बैलेंस की स्थिति में भारत आज आकर खड़ा हुआ है? वो अमेरिका के करीब है, चाइना पाकिस्तान को जिस तरीके से पिछले दिनों मदद देकर आया है और एक स्ट्रेटजिकल घेर रहा है, श्रीलंका से आवाज आती है कि ये ग्वादर का रूट बन रहा है। ये सारी स्थितियां क्या दिखलाती है आने वाले वक्त में? देखिए, एक चीज़ इसकी बात नहीं हुई है कूटनीति में, रूस के बहुत बड़े संबंध हैं चीन के साथ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान और भारत ऑब्जर्वर्स हैं। यदि हम जो हमारी दोस्ती है रूस के साथ ढंग से इस्तेमाल करें तो वो चीन को थोड़ा नरम कर सकते हैं। अभी भी जो यूक्रेन के कारण सैंक्शंस है उसमें चीन मदद कर रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूर से हम अमेरिका से महत्वपूर्ण फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं या ज़्यादा दूर के नहीं है जैसे रूस जैसे, हमें ये माध्यम को भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के साथ हमारी दोस्ती ना हो, या फिर स्ट्रेटेजिकली उनके करीब आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यदि जो उनका सबसे निकट दोस्त है, जो हमारा दोस्त है, जिसने हमें बांग्लादेश के वक्त में अमेरिकन वीटो को नकार के मदद किया, उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए और उससे चीन से बात हो। और एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दो देश के कॉलोनियल बाउंड्रीज हैं, चीन ने माना नहीं, हमने माहौन लाइन वगैरह मान लिया, ये तो पेचीदा मामला है। तो हमें भी फ्रेंडशिप बिल्डिंग करने, टाइज बढ़ाने, आर्थिक समझौते बढ़ाने एक रास्ता है।
मगर अंत में जो सीमा पे विवाद है वो हल करना होगा। वो हल करना होगा। मल्होत्रा साहब, एक जहन में बार बार सवाल आएगा क्योंकि कई फुटेजेस आए जिसमें भारतीय सैनिक और चीन के सैनिक टकराते हैं, अरुणाचल की या हो फिर उत्तराखंड के बॉर्डर का इलाका हो, इन जगहों पर ये मैसेज देश के भीतर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन, सीमा पर चाइना को लेकर जो नजरिया है उसमें चेंज आता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, एक मैं बड़ी चीज से शुरू करूंगा ताकि आपका सवाल पूरे परिप्रेक्ष्य में दे सकूं। पावर शिफ्ट हो रहा है दुनिया में, स्ट्रैटेजिक बैलेंस बदली हो रहा है। चाइना उभर के आ रहा है एक कॉम्पिटिटिव देश की तरह जो अमेरिकन सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है। तो इस पावर शिफ्ट में रीअलाइनमेंट हो रही है वर्ल्ड की। हम मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं, बट सच में क्या है कि एक दूसरा कॉम्पिटिटिव स्टेटस को चैलेंज हो रहा है। अगर स्टेटस को चैलेंज हो रहा है तो हर एक का अपना अपना रोल है इस सब चीज़ में। और आप एक हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट से चल रहे हैं कि जी हम अपने आप अलग जुदे हैं, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इतना मानते हैं कि हम किसी से, वो आप शिफ्ट देख रहे हैं बिकॉज एक पावर शिफ्ट हिंदुस्तान में हुआ है, एक ट्रेडिशन टूटा है और उस पावर शिफ्ट के जरिए हम देख रहे हैं। आप जो जिस बात बॉर्डर की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट आए उनके इधर चाहे तो तब भी ये बॉर्डर में ये हुआ कि एक तरफ दोस्ती की बात कर रहे हैं, उस तरफ ये हुआ, लेकिन तब से और आज तक वो चीज नरम पड़ी है और आप बॉर्डर में उस किस्म की स्ट्रेंथ और कॉन्फ्लिक्ट नहीं। हम ये सवाल देखिए इसलिए कर रहे थे कि आपकी पीढ़ी के लोग हों या उस पीढ़ी के लोग जिन्होंने देखा है 60s को, आज भी चाइना शब्द आते ही शक की दृष्टि से देखते हैं, भरोसा नहीं है। मैं कहता हूं करना भी नहीं चाहिए भरोसा। नहीं भरोसा।